कहो सुषमा, तुम्हारे वे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। क्या अभी अंदर ही है? नहीं यार, मैं अकेली आई हूँ। उन्हें फुर्सत कहाँ? आहें क्यों भर रही हो? क्या अभी से यह नौबत आ गई कि तुझे अकेले ही फिल्म देखने आना पड़ता है? क्या कोई चक्कर वक्कर है? मुझे तो तेरी सूरत से दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। नहीं री, यही तो रोना है कि कोई चक्कर वक्कर नहीं है। वे वैसे नहीं हैं तो फिर कैसे हैं? मैं भी तो जरा सुनूं, जो मेरी सहेली को अकेले ही फिल्म देखने की जरूरत पड़ गई। वे कहीं अपनी माँ की नब्ज पकड़े बैठे होंगे। तेरी सास अस्पताल में है और तू यहाँ। पूरी बात तो बता कि क्या हुआ। जया, चलो किसी पार्क में चलकर बैठते हैं। मैं तो खुद ही तेरे पास आने वाली थी। इन 3-4 महीनों में मेरे साथ जो कुछ गुजर गया वह सब कैसे हो गया, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आता। कहते हुए सुषमा सिसक पड़ी। अरे तू इतनी परेशान रही और मुझे खबर तक नहीं? ब्याह के बाद तू इतनी बदल जाएगी, इसकी तो मुझे आशा ही नहीं थी। जिंदगी भर दोस्ती निभाने का वादा इसी मुंह से किया करती थी। सुषमा की थोड़ी ऊपर उठते हुए जया ने कहा, मैं तो तेरे पास नहीं आई क्योंकि मैं समझ रही थी कि तू अपनी ससुराल जाकर मुझे भूल ही गई होगी। पर तू चिंता मत कर, मुझे पूरी बात तो बता। मैं अभी कोई ना कोई हल निकालने का प्रयास करूंगी, उसी तरह जैसे मैंने तुझे और पंकज को मिलाने का रास्ता निकाल लिया था। अपनी इस प्यारी सहेली को पाकर सुषमा ने आप बीती बताकर मन का सारा बोझ हल्का कर लिया। पार्वती के पति 10 वर्ष पहले लकवा के शिकार होकर बिस्तर से लग गए थे। इन 10 वर्षों में उसने बड़े दुख झेले थे। उसके पति सरकारी नौकरी में थे, अतः उन्हें थोड़ी सी पेंशन मिलती थी। पार्वती ने किसी तरह स्कूल में शिक्षिका बनकर इस बच्चों के खाने पीने और पढ़ाने लिखाने का खर्च जुटाया था। 2 जोड़ी कपड़ों से अधिक कपड़े कभी किसी के लिए नहीं जुटा पाए थे। पर उस पर इकलौते बेटे पंकज को पार्वती इंजीनियर बनाना चाहती थी। गांव की थोड़ी सी जमीन थी, वह भी उन्हें अपनी चाह के लिए बेच देनी पड़ी। एक एक दिन करके उन्होंने पंकज को पढ़ा लिखाकर इंजीनियर बन जाने का इंतजार किया था। बड़ी प्रतीक्षा के बाद वह सुखद समय आया जब पंकज सरकारी नौकरी में आ गया। पंकज के नौकरी में आते ही उसके लिए रिश्तों की भीड़ लग गई। उस भीड़ में ना भटक कर उन्होंने अपने बेटे की पसंद की एक संपन्न घर की प्यारी सी बहू ढूंढ ली थी। सुषमा बहू बनकर उनके घर आई तो बरसों बाद घर में पहली बार खुशियों की एक बाढ़ सी आ गई। पार्वती ने बहू को बड़े लाड प्यार से अपने सीने से लगा लिया। छुट्टी खत्म होने पर पंकज ने सुषमा से कहा, सुम्मी, माँ ने बहुत दुख झेले हैं, तुम थोड़े दिन उनके पास रहकर उनका मन भर दो। मैं हर सप्ताह आता रहूंगा। घर मिलते ही तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। पंकज की बहनें दिन भर सासू माँ को घेरे रहती, वे उसे घर का कोई भी काम ना करने देती। सुषमा उनकी प्यारी भाभी जो थी। सुषमा को प्यास भी लगती तो उसकी कोई ना कोई ननद उसके लिए पानी लेने दौड़ पड़ती। पार्वती के तो कलेजे का टुकड़ा थी सुषमा। उसके आने से पूरा घर खुशी से जगमगा उठा। पार्वती उसे प्यार से चांदनी कहने लगी। सुषमा के सिर में दर्द भी होता तो वे तुरंत बाम लेकर दौड़ पड़ती। धीरे धीरे पंकज के विवाह को 2 महीने बीत गए थे। इस बार जब पंकज घर आया तो सुषमा ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। अब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। बस अगले महीने ही तो घर मिल जाएगा। मैंने तुम्हें बताया तो था, फिर तुम्हें यहाँ कौन छोड़ जाएगा? तो तब तक हम लोग अपने पिताजी के घर रह लेंगे।
माँ और पिताजी कितने खुश होंगे, इतना बड़ा बंगला है। नहीं सुषमा, मैं घर जमाई बनकर नहीं रह सकता। यह मुझसे नहीं होगा। यह मैंने तुमसे पहले भी कह दिया था कि मुझसे कभी इस तरह की कोई जिद ना करना। मैं कुछ नहीं जानती, मैं गेस्ट हाउस में ही तुम्हारे साथ रहूंगी। सुम्मी जिद नहीं करते, वहाँ सभी अकेले रहते हैं। तुम्हारा वहाँ साथ चलना ठीक नहीं है। बस थोड़े ही दिन की बात है। क्या माँ और बहनें तुम्हें प्यार नहीं करती? बस मैं यूं गया और यूं आया। पंकज की गाड़ी का समय हो रहा था और सुषमा से विदा लेकर चला गया। पंकज 4 बहनों का अकेला भाई था। आज छोटी का जन्मदिन था। पंकज को गए 3-4 दिन हो गए थे। पार्वती चौक समेटकर बिस्तर पर जो लेटी तो लेटते ही उन्हें नींद आ गई, लेकिन अभी उनकी आंख लगी ही थी कि किसी के करहाने की आवाज से उनकी नींद टूट गई। वे घबरा कर उठ बैठी, तुरंत बच्चों के कमरे में पहुंची। वह उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी बहू सुषमा करहा रही है। उन्होंने तुरंत कमरे की बत्ती जलाई तो देखा सुषमा बेहोश से बिस्तर पर पड़ी है। उन्होंने बहू को बहुत हिलाया डुलाया, पर उसने आंखें ना खोली। इसके बाद जो दृश्य उन्होंने देखा तो उनके तो पैरों के नीचे से जमीन ही सरक गई। बहू के बगल में बिस्तर पर एक खाली शीशी पड़ी हुई थी और उस पर लिखा था जहर। देखते ही पार्वती के मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने तुरंत बेटी को जगाया और स्वयं लगभग दौड़ती हुई जाकर अपने पड़ोसी को बुला लाई। पड़ोसी की सहायता से वे बहू को अस्पताल ले गई, जहां आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में उसका इलाज शुरू हो गया। इधर पंकज को बुलाने के लिए भी सूचना भेज दी गई। कुछ घंटों में ही पंकज आ पहुंचा। पार्वती सोच सोच कर परेशान थी कि आखिर बहू ने जहर क्यों खा लिया। पंकज भी सोच में पड़ गया कि सुषमा ने जहर क्यों खाया। क्या माँ या बहनों ने कुछ कह लिया? लेकिन ये सब लोग तो उसे बहुत प्यार करते हैं। सुषमा को कुछ हो गया तो क्या उन पर दहेज का मामला नहीं चल जाएगा? आजकल आए दिन इस तरह के किस्से होते ही रहते हैं। कई प्रश्न पार्वती और उनके बेटे के दिलो दिमाग में को मथने लगे। डॉक्टरों के उपचार के समय ही सुषमा ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मैंने जहर नहीं खाया, मैंने जहर नहीं खाया। पर डॉक्टर ने उसकी एक न सुनी। सुषमा के पेट का सारा पानी निकाल दिया गया। पेट से निकले हुए पानी का परीक्षण कराने पर पता चला कि उसके पेट में जहर की एक बूंद भी नहीं है। पार्वती ने बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी आखिर यह सब क्यों किया? मेरी तो जान ही निकल गई थी। सुषमा तुमने ही हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पूरे मोहल्ले और मेरे दफ्तर में हमारी कितनी बदनामी हुई है। हम किसी से निगाहें मिलाने लायक नहीं रहे। आए दिन दहेज के किस्से होते हैं। डॉक्टरी परीक्षण में तनिक भी कमी रह जाती तो हम सब तो जेल में पहुंच गए होते। हमारी कौन सुनता? तुमने तो हम सबको जेल भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अभी भी कितने लोगों को विश्वास आएगा कि तुमने जहर नहीं खाया था? पंकज के हृदय को सुषमा के इस नाटक से बहुत ठेस लगी। उसका हृदय चूर चूर हो गया। पार्वती ने बेटे को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर पंकज किसी तरह ना माना। पार्वती ने कहा, बेटे तुम बहू को अब अपने साथ ही ले जाओ। उन्होंने सोचा बेटा और बहू साथ रहेंगे तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। उनका सोचना गलत था। पंकज सुषमा के इस घिनौने नाटक को भूल ना सका। इस अचानक हुए हादसे की सूचना सुषमा के पिता कन्हैया लाल को भी दी जा चुकी थी।
उसकी माँ तो बेटी के जहर खा लेने का समाचार सुनते ही बेहोश हो गई। पिता कहने लगे, मैं हमेशा समझता था कि ये छोटे घर के लोग रुपये पैसे के बड़े लालची होते हैं। अरे जब पूछा तो कहने लगे कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब अपनी फूल सी बेटी को जहर खा लेने पर मजबूर कर दिया ना, वह भी तो उस लड़के की दीवानी बनी हुई थी। आखिर उस लड़के में ऐसा क्या खास बात है? माँ ने आंसू बहाते हुए कहा, अरे यह सब उस पंकज की चालाकी ही है जो उसने सुषमा को अपने जाल में फंसा लिया। मैं भी एक जज हूँ, छोड़ूंगा नहीं उस नालायक को। उसे हथकड़ियाँ ना लगवाई तो मेरा भी नाम नहीं। जब कन्हैयालाल पत्नी के साथ सुषमा की ससुराल पहुंचे तो गुस्से से भर पंकज ने साफ कह दिया, आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए। हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हाँ हाँ, बेटी को तो हम साथ ले ही जाएंगे, पर तुम्हें भी जेल की हवा खिलाएंगे, खिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। शुक्र है कि मेरी बेटी सही सलामत है। सुषमा ने भारी मन से अपनी प्रिय सहेली को पूरी कहानी बताते हुए कहा, जया, इस हादसे के बाद मैं पिताजी के साथ ससुराल से यहाँ चली आई। उसके बाद पंकज से तुम्हारी भेंट हुई या नहीं? नहीं जया, इस घटना के एक सप्ताह बाद पंकज मेरे घर आए थे। पिताजी उन्हें बाहर बैठक में ही मिल गए। उन्होंने वही खूब उल्टी सीधी सुनाकर पंकज को अपमानित किया। कह दिया कि अब तुम सुषमा से कभी नहीं मिल सकते। अब तो तुम्हारे पास तलाक के कागज ही पहुंचेंगे। तब पंकज ने मेरे पिताजी से कहा कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ना करें, पर मुझे सुषमा से तो एक बार बात कर लेने का अवसर दें। पर पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। अब तो तुम सुषमा से कचहरी में ही मिलोगे। इसके बाद वे भारी मन से चले गए। बाद में एक दिन उनका टेलीफोन भी आया था तो माँ ने कह दिया कि आगे से टेलीफोन करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब तो तेरे माता पिता ने किया, पर तूने इस बीच क्या किया यह तो तूने बताया ही नहीं। जया, मैं क्या करती? मेरी तो कुछ समझ में आया ही नहीं कि कैसे यह सब कुछ हो गया। मैं तो बस एक मुख दर्शक ही बनी रही। इसका मतलब यह कि तुमने पंकज की ओर हाथ बढ़ाने का कोई प्रयास ही नहीं किया, जबकि पंकज ने 2 बार तुमसे मिलने का प्रयास किया। मैं क्या करती? पिताजी ने तो सारे रास्ते ही बंद कर दिए। उन्होंने निर्णय सुना दिया कि पंकज से मिलने या बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने तो निर्णय कर लिया, पर क्या तूने भी उनका निर्णय मान लिया? तेरी सूरत से तो ऐसा नहीं लगता। जया ने सोचते हुए कहा, मैं क्या करूं? मेरे माता पिता हर समय उठते बैठते यही कहते रहते हैं कि अपने मन से विवाह करने का परिणाम देख लिया। कितनी बेरहमी से उसने तुझे अपने घर से निकाल दिया। समाज में हमारी कितनी थू हुई है। पहले तो तूने अपने से इतने नीचे खानदान में शादी की और फिर उसके बाद यह बेइज्जती। 2 कौड़ी के उस लड़के की इतनी हिम्मत तो देखो। हम बड़ी धूमधाम से तेरी दूसरी शादी करा देंगे। अभी तेरी उम्र ही कितनी है? माता पिता ने कह दिया और तूने सब कुछ ज्यों का तो स्वीकार कर लिया। इसी दम पर पूरे परिवार का विरोध मोल ले कर पंकज का हाथ थामा था। क्या अब तुझे पंकज सचमुच पसंद नहीं? मैं अपने वादे से मुकरी। मैंने कब कहा कि वे मुझे पसंद नहीं या मैंने कभी कोई गलत चुनाव किया था? पर पिताजी की भावनाओं का क्या करूं? उन्हें मेरी ही चिंता रहती है। दिन रात वे मेरे ही बारे में सोचते रहते हैं।
वे मेरे लिए बहुत परेशान हैं। जब उनके विरोध के बावजूद तूने पंकज का हाथ थामा था, तब उनकी भावनाओं का ख्याल कहाँ चला गया था? फिर यह भी सोचा है कि तू ही तो उन्हें परेशान कर रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरा तो दम घुटा जा रहा है। तू ही कुछ बता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं ही सबकी परेशानी का कारण हूँ। पहले तो यह समझ ले कि इस सारे झगड़े में गलती की पूरी जिम्मेदारी तेरी ही है। जया ने समझाने के लहजे में कहा। हाँ, मैं यह मानने को तैयार हूँ, पर पंकज की भी तो गलती है। उसने मुझे क्षमा मांगने का मौका ही नहीं दिया। उसने मुझे कितना अपमानित किया। वह रानी जी, वह गलती तुम करो और दूसरा अपने मन का तनिक सा रोज भी ना निकाल सके तो फिर मैं क्या करूं? बताओ ना। एक बात बता दूं, क्या पंकज में कोई कमी है जो दूसरी शादी करके तुझे उससे अच्छा पति मिल जाएगा? क्या गारंटी है कि आगे किसी छोटे से झगड़े पर तू फिर तलाक नहीं ले लेगी? यह जिस व्यक्ति से तेरी दूसरी शादी होगी वह अच्छा ही होगा, इसकी भी क्या गारंटी है? जया ने तनिक गुस्से से पूछा। दूसरी शादी की बात मत कहो जया, मैं तो पंकज के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। शायद उससे अच्छा व्यक्ति इस संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। फिर किस बात का इंतजार है? क्या तुम समझती हो कि पंकज एक होनहार युवक तुम्हारी प्रतीक्षा में जिंदगी भर अकेला बैठा रहेगा? क्या उसके घर वाले उसके भविष्य के प्रति उदासीन बैठे होंगे? पंकज अपने घर का अकेला होनहार चिराग है। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब बता कि मैं क्या करूं? तू तुरंत पंकज से मिलकर अपने मन की दूरियां मिटा ले, उससे क्षमा मांग ले। आखिर गलती की पहल तो तूने ही की थी। लेकिन पिताजी की रट लगाई रखी है। क्या तू कोई दूध पीती बच्ची है? पिता क्या हमेशा ही तेरी जिंदगी के छोटे मोटे मसले हल करेंगे? उन्हें अपने मुकदमों के फैसले ही करने दे। अपना फैसला तू खुद ही कर। अगर पंकज ने मुझे क्षमा ना किया तो मुझसे मिलने से भी इनकार कर दिया तो? सुषमा ने बेचारगी से कहा। पंकज जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुझे उसने क्षमा ना कर दिया होता तो वह तेरे घर क्या करने आता? क्या तू इतना भी नहीं समझ सकती? सच जया, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी है। मेरी तो सारी दुविधा दूर कर दी। मैं अभी पंकज के पास जाऊंगी। इस समय वह संभवतः दफ्तर में ही होगा। मैं अभी उसे फोन मिलाती हूँ। बिना तनिक भी देर किए हुए सुषमा जया के साथ तुरंत पास के टेलीफोन बूथ पर बात करने चली गई। उसने दफ्तर का नंबर मिलाया तो पता चला कि पंकज किसी आवश्यक कार्य से अचानक आज दोपहर के बाद छुट्टी लेकर अपने घर के लिए चला गया है। पूछने पर पता चला कि शायद सगाई की तारीख तय हो रही है। सुषमा का मन हजार शंकाओं से घिर आया। उसने समय देखा तो ध्यान आया कि पंकज की गाड़ी छूटने में अभी आधे घंटे का समय बाकी है। अब उसे पंकज के बिछोह का एकाएक क्षण एक युग जैसा लग रहा था। उसने कहा, जया, मैं अभी इसी समय स्टेशन जा रही हूँ। तू भी मेरे साथ चल। नहीं जी, अब मैं मियाँ बीबी के बीच दाल भात में मुसलचन बनने वाली नहीं। कल मिलूंगी तो हाल बताना। वैसे अब तू मुझे ढूंढने वाली नहीं, मैं अपनी औकात समझती हूँ। कहकर जया अपने घर की ओर मुस्कुराती हुई चल पड़ी। सुषमा का हृदय तेजी से धड़कता जा रहा था। सोचने लगी कि ट्रेन में मैं उन्हें न ढूंढ पाई तो, ट्रेन छूट गई तो क्या करूंगी?
उन्होंने देखकर मुंह फेर लिया तो क्या करूंगी। हजार शंकाओं से घिरी सुषमा ट्रेन के हर डिब्बे के बाहर निगाहें दौड़ाकर पंकज को ढूंढ रही थी। तभी ट्रेन ने सीटी दे दी। उसकी धड़कन और भी तेज हो उठी। पाँव इक्का एक मन के भारी हो गए। सोचने लगी आज तो उसे कैसे भी हो पंकज से मिलना ही है। ना मिला तो क्या होगा, उसका तो दम ही निकल जाएगा। वह और भी तेजी से चलती इधर उधर देख रही थी। हर क्षण दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। तभी उसका पैर स्टेशन पर रखे किसी सामान से टकराया और वह औंधे मुंह गिरने को हो गई। लेकिन किन्हीं मजबूत बाहों ने उसे गिरने से संभाल लिया और एक चिरपचिराती आवाज उसके कानों में सुनाई दी। किसे ढूंढ रही हो सुषमा? बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ। अपने डिब्बे की ओर बढ़ते हुए पंकज ने कहा, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। घबराहट में धड़कते हृदय से सुषमा बस इतना ही बोल सकी, अब तो बहुत देर हो चुकी है, मेरी गाड़ी छूट रही है। सुषमा के पैरों के नीचे तो मानो जमीन ही सरक गई। उसने फिर कहा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। 4 दिन बाद लौटूंगा, तब यदि तुमने मौका दिया तो जरूर बात करूंगा। इतने दिन तो बहुत होते हैं, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे अभी बातें करनी हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? तुम्हारा सामान कहाँ है? तुम्हारे पिता? बस अब कुछ ना कहो, मुझे अपने साथ लेते चलो। आपके साथ मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ट्रेन सरकने लगी थी। पंकज ने तेजी से हाथ बढ़ाकर सुषमा को अपने डिब्बे में चढ़ा लिया। सुषमा उसके सीने से लगकर सिसक पड़ी। वह यह भी भूल गई कि सब उसकी ओर देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।